नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। हमारी साइंस की कक्षा 10 की बातचीत चल रही थी, जिसमें चैप्टर नंबर 3 धातु और अधातु से संबंधित बातचीत आज करेंगे। देखिए, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए। एक समीकरण दिया गया है जिसको संतुलित करना है। Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस यहाँ पर निकल रही है। तो देखिए, इधर कितने Fe हैं? इधर 3 Fe है, तो इधर 3 लगा दिए। इधर ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, इधर कितने ऑक्सीजन का 1 है, यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर 4 लगा दिए, तो यहाँ पर 4 हो गए। इधर भी ऑक्सीजन के 4 हो गए। इधर हाइड्रोजन के 8 परमाणु हो रहे हैं, इधर भी हाइड्रोजन के 8 परमाणु हो रहे हैं। धातु को पीट करके पतली चादर बनाया जा सकता है। धातु की इस गुण धर्म को क्या कहते हैं? इस गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। आघात का मतलब पीटना और वर्धनीयता का मतलब होता है बढ़ना। आघात यानी जो धातु पीटकर पतली चादर के रूप में बनाई जा सकती है, धातु के इस गुण को आघात वर्धनीयता कहा जाता है। जैसे सोना चांदी को पीट पीट करके आभूषण बनाए जा सकते हैं। किस धातु में आघात वर्धनीयता का गुण सर्वाधिक होता है? यानी कौन सी धातु है जिसको पीटने से सबसे पतली चादर बनाई जा सकती है? तो सोना और चांदी को पीटने से सबसे पतली चादर बनाई जा सकती है। तो आघात वर्धनीयता का गुण किस धातु में सर्वाधिक होता है? तो सोना और चांदी में सर्वाधिक होता है। धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता, धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। यानी किसी धातु का पतला तार लंबा खींच करके पतला तार बनाना तन्यता कहलाता है। और सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? तो सोना है। सोने को खींच करके बहुत ही महीन यानी बहुत ही पतला तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोने से, कितने ग्राम सोने से? 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। कितने ग्राम सोने से? 1 ग्राम सोने से। तो सबसे ज़्यादा तन्यता का गुण किसमें होता है? सोने में होता है। और सोने का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? Au। और ये इसके लैटिन शब्द ओरम से लिया गया है। आगे देखिए, धातु ऊष्मा की होते हैं। धातु ऊष्मा के डैश होते हैं। तो धातु होते हैं वो ऊष्मा के सुचालक होते हैं, यानी इनके अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह, इनके ये ऊष्मा के चालक होते हैं। अर्थात ये इनको जब गर्म करते हैं तो धातु है वो गर्म हो जाते हैं। धातु का गलनांक है वो उच्च होता है। धातुओं का गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। जैसे लोहे के गलनांक की बात करें तो 1593 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी ये 1593 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलने लगता है। कौन? लोहा। तो लोहे का गलनांक उच्च होता है। कितना होता है? 1593 डिग्री सेल्सियस होता है। कौन सी धातु ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है? ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? सिल्वर यानी चांदी और कॉपर, ये ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है। और यहाँ पर विद्युत की सबसे अच्छी चालक की बात करते तो भी इन्हीं का नाम आता कि विद्युत की सबसे अच्छी चालक कौन है? चांदी है। लेकिन चांदी महंगी होने के कारण इसका उपयोग विद्युत तारों में नहीं किया जाता है। आम आदमी सिल्वर यानी चांदी का प्रयोग नहीं कर सकता है, इसलिए किसके तारों का प्रयोग करते हैं? कॉपर की तारों का प्रयोग विद्युत लाइनों में किया जाता है। कौन सी धातु ऊष्मा की कुचालक होती है? देखिए, धातु कौन सी है जो ऊष्मा की कुचालक है? तो लेड और मरकरी, लेड और मरकरी है वो ऊष्मा की कुचालक होती है। आगे बात करें, ठोस धातु के उदाहरण कौन कौन से हैं? आयरन है वो ठोस धातु है। इसके अलावा कॉपर भी क्या है? ठोस धातु है। एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम, ये ठोस धातु के उदाहरण है। इसके अलावा चांदी है, सोना है, ये क्या है? ठोस धातु है। कौन सी धातु है जिनका गलनांक बहुत कम होता है, अर्थात हथेली पर रखने से ही पिघलने लगती है? तो गैलियम और सीजियम दो ऐसी धातुएं हैं जो धातु है। धातु का सामान्य गुण क्या होता है कि धातु सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। लेकिन दो धातुएं ऐसी है जिनका गलनांक कम होता है। गैलियम और सीजियम को हथेली पर रखते हैं तो ये पिघलने लगती है। तो इन दो धातुओं का गलनांक है वो बहुत कम होता है, जबकि अन्य जो धातुएं उनका गलनांक
बहुत उच्च होता है। इसके अलावा देखिए मुलायम धातु के उदाहरण, दो आपको ये याद रखनी है, गैलियम और सीजियम का गलनांक कम होता है, हथेली पर रखने से पिघलने लगती है। तीन धातुओं के ये नाम याद रखने हैं कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये मुलायम धातु के उदाहरण हैं। इनको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो ये भी एग्जाम्पल आपको याद में रखना है। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और ध्यान में रखना है धातु के संबंध में कि द्रव्य धातु का उदाहरण कौन सा है। तो पारा या मरकरी है, जिसका प्रतीक चिन्ह Hg होता है, ये द्रव्य धातु का उदाहरण है। इसके अलावा जितनी भी धातुएं हैं वो क्या होती है, ठोस अवस्था में पाई जाती है और उनका गलनांक भी क्या होता है, उच्च होता है। अब बात करें अधातु की, तो अधातु के उदाहरण कौन कौन से हैं, कार्बन है, सल्फर है, आयोडीन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ब्रोमीन, ये क्या है, अधातु है। ऐसी अधातु जो सामान्य ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है, तो ब्रोमीन है वो सामान्य ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। अधातु होते हैं वो ठोस अवस्था में भी आपको मिल सकते हैं, द्रव्य अवस्था में भी मिल सकते हैं और गैसीय अवस्था में भी आपको अधातु मिल सकते हैं, तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। तो द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है, ब्रोमीन है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। कौन सी अधातु है, वो चमकीली है। अधातु होती है वो चमक रहित होती है, इनमें चमक नहीं पाई जाती है। धातु होते हैं वो चमकीले होते हैं, धातुओं का गुण क्या होता है, चमकीला होता है। तो यहाँ पर एक अपवाद दे दिया है कि अधातु है वो चमकीली है। कौन सी, आयोडीन एक अधातु है जो चमकीली होती है। कौन सी अधातु जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है, विभिन्न रूपों में कौन विद्यमान रहता है, कार्बन। जैसे कार्बन के कई अपरूप होते हैं, क्रिस्टलीय अपरूप होते हैं, अक्रिस्टलीय अपरूप होते हैं। हीरा और ग्रेफाइट और फुलरेन, ये कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप के उदाहरण हैं। कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप कौन कौन से हैं, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरेन। इसके अलावा अक्रिस्टलीय अपरूप की बात करें तो लकड़ी है, चारकोल है, ये क्या होते हैं, कोक है, ये कार्बन के अक्रिस्टलीय अपरूप होते हैं। इसके अलावा देखिए सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, तो हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। इसको हम क्या कह सकते हैं, अधातु कह सकते हैं, क्योंकि कार्बन अधातु है और ये कार्बन का ही अपरूप माना जाता है। तो ये क्या है, ये सारे के सारे अधातु होते हैं, अधातु होते हैं। कौन सा अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है, इसका मतलब अधातु होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं, धातु होते हैं विद्युत के सुचालक, अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं। तो विद्युत का सुचालक कौन सा अधातु है, तो ग्रेफाइट है वो विद्युत का सुचालक होता है। अधातु होते हुए भी ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का सुचालक है, क्योंकि ग्रेफाइट की संरचना में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण यह विद्युत का सुचालक होता है। हीरा, हीरा भी क्या है, एक अधातु कह सकते हैं, कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप होता है, विद्युत का क्या होता है, ये कुचालक होता है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है। धातु जल के साथ अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड का निर्माण करती है। जब धातु की अभिक्रिया जल के साथ करवाते हैं तो धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है और उस धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति होती है। उस धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति होती है। आगे देखिए धातु जल के साथ अभिक्रिया करके, धातु जल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं, तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। जैसे बात करें उदाहरण के तौर पर सोडियम क्या है, एक धातु है और इस धातु की अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं, जल के साथ करवाते हैं। तो किसका निर्माण होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो धातु होते हैं वो जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ये रासायनिक समीकरण आपको ध्यान में रखनी है। धातु वायु के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। धातु किसके साथ अभिक्रिया करके,
वायु के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। जैसे कॉपर है, कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड का निर्माण करता है। उसी प्रकार एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। Cu की अभिक्रिया O2 के साथ करवाते हैं तो CuO कॉपर ऑक्साइड, काले रंग का कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होता है। और एल्यूमिनियम Al की अभिक्रिया O2 के साथ करवाते हैं तो Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? देखिए, धातु ऑक्साइड है उनकी प्रकृति क्षारीय होती है, और अधातु ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। देखिए, अधातु में सबसे पहले अ आ रहा है तो अम्लीय में भी अ आ रहा है, तो अधातु की प्रकृति कैसी हो जाएगी? अम्लीय प्रकृति हो जाएगी, क्योंकि अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। और धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, क्योंकि जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस को कैसा कर देते हैं? नीला कर देते हैं। लाल को नीला कर देते हैं, वो क्षार होते हैं, और नीले को लाल कर देते हैं, वो क्या होते हैं? अम्ल कहलाते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करे और क्षार के साथ भी अभिक्रिया करे, यानी अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये किस प्रकार का ऑक्साइड है? उभयधर्मी ऑक्साइड है। जिंक ऑक्साइड किस प्रकार का ऑक्साइड है? उभयधर्मी ऑक्साइड है। इनकी रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो देखिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 जब अम्ल के साथ रिएक्शन करता है Al2O3 प्लस 6HCl, तो किसका निर्माण होगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड का निर्माण होगा, 2AlCl3 का निर्माण होगा, प्लस जल का निर्माण होगा। इसी प्रकार Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जब क्षार के साथ करवाते हैं, NaOH के साथ करवाते हैं, तो NaAlO2 का निर्माण होता है, प्लस जल का निर्माण होता है। इसको सोडियम एल्यूमिनेट कहा जाता है। अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं। धातु के ऑक्साइड होते हैं वो जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन कुछ धातु के ऑक्साइड जल में घुल करके क्षार का निर्माण करते हैं। जैसे सोडियम का ऑक्साइड है Na2O, ये जल में घुल करके किसका निर्माण करता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो क्षार है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक क्षार है। जिनमें OH आयन होते हैं वो क्या होते हैं? क्षार होते हैं। जब NaOH को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? Na प्लस OH माइनस, और OH माइनस होते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। इसी प्रकार पोटेशियम ऑक्साइड की रिएक्शन देखते हैं। पोटेशियम ऑक्साइड K2O की अभिक्रिया या K2O को जब जल में घोला जाता है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, 2KOH का निर्माण होता है, जो कि क्या है? एक क्षार है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।